हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम जानते हैं ये मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग होता क्या है। तो पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूं। मैं कवर करने वाला हूं कि जैसे हम ब्रीद करते हैं तो हम इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो ये कैसे हो पाता है, हमारे बॉडी में अंदर क्या हो रहा है। हवा लंग्स में जा रही है तो लंग्स में ऐसा क्या हो रहा है कि हवा अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रहा है। ये जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, तो वो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि मसल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जो थोरैसिक चैम्बर है इसमें जो मसल्स होते हैं वो कौन कौन से मसल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या होता है कि उनका क्या रोल होता है कि हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ये फ़ोटो की। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें हमें ये थोरैसिक कैविटी दिख रही है। ठीक है, ये आगे में क्या हो गया, स्टर्नम हो गया। ठीक है, पीछे में क्या हो जाएगा, हमारा बैकबोन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो साइड में है वो क्या है, वो है रिब्स। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो क्या, एक रिब्स और दूसरे रिब के बीच में गैप है। ठीक है, स्पेस है। उस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, इंटर कोस्टल स्पेस। ठीक है, अब इस स्पेस में मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोल देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मसल्स बिटवीन रिब्स इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर, जो बाहर में होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाहर में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और अंदर में क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये एक तरह से दो लेयर होते हैं, जो बाहर होता है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और जो अंदर होता है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि नहीं अब हमें सांस लेनी है। ऐसा क्या होता है कि हमें पता चलना है कि ये अब हमें सांस छोड़नी है। ठीक है, तो होता क्या है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है। ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है, या इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है वो जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लंग्स है तो लंग्स में कुछ तो वॉल्यूम होगी। ठीक है, उस वॉल्यूम को हम बोल देते हैं इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, और उसके अंदर जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, तो होता क्या है कि हम जो डायरेक्टली अपना इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, डायरेक्टली हम बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि ये जो थोरैसिक चैम्बर है, ठीक है, थोरैसिक चैम्बर जो प्रेजेंट होता है इसका वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर मतलब थोरैसिक वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, इसका हम वेरी कर सकते हैं थोरैसिक चैम्बर का। तो उससे क्या होता है कि जब हम थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, अब थोरैसिक वॉल्यूम मान लो कि ये हमारा थोरैसिक वॉल्यूम है। ठीक है, इसके अंदर हमारा लंग्स है, तो हम जब इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि जो लंग्स है तो लंग्स का भी वॉल्यूम क्या होता है, वो बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। तो थोरैसिक वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, उन थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने के लिए काम आता है क्या, मसल्स। मसल्स में भी कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा इंटरकोस्टल मसल्स और एक हो गया डायफ्राम। ठीक है, एक क्या हो गया, डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ था, वो नीचे में डोम सेपेड, मैंने पिछले वीडियो में सब कवर किया, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, डायफ्राम कैसा होता है, डोम सेपेड होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे हमारा जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे होगा, मान लो कि ये हमारा थोरैसिक कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में डोम सेपेड में क्या होगा, डायफ्राम होगा। ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको, ये डायफ्राम है हमारा। ठीक है, अब ये डायफ्राम क्या होता है, ये डायफ्राम स्ट्रेट होता है यूं। तो जब ये स्ट्रेट होगा तो क्या होगा कि हमारा जो थोरैसिक कैविटी जो है वो थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा बढ़ेगा मतलब कि थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा मतलब कि इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा। अब अगर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटेगा। ठीक है, अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटा तो एक चीज़ देखा यहाँ पे क्यों घटा, यहाँ पे घटा क्योंकि डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पहले ये नॉर्मल था, रिलैक्स मोड में था, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये स्ट्रेट होता है। अब स्ट्रेट होता है तो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक तो ये कारण हो गया। अब दूसरा हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का देखते हैं। तो वो क्या होता है कि ये जो जो मसल्स हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो ये स्टर्नम को भी थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो पूरा रिबकेज को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो आप फील कर सकते हैं जब आप सांस लेते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो थोरैसिक कैविटी है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब कि इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ।
अब बोलोगे कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, उससे क्या हो गया? हुआ क्या कि जब मैंने इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटाया तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये घटा, तो अगर ये घटेगा तो एयर जो है वो कैसे फ्लो करेगा? हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपने इतना केमिस्ट्री तो पढ़ा है ना, अब ये मत बोल देना कि ये भी नहीं पढ़ा, इतना तो पढ़ा है ना। हाई प्रेशर से कहाँ जाता है? लो प्रेशर में जाता है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो क्या कि हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब कि जो लंग्स में जो प्रेशर है और जो बाहर है एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, उसके बीच हम क्या डिफरेंस ला रहे हैं? प्रेशर का डिफरेंस ला रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, अब वो क्या होगा? हाई टू लो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? इंस्पिरेशन। अब एक्सपीरेशन में ठीक उल्टा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा, तो थोरेसिक वॉल्यूम घटा तो थोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, थोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा। तो ये क्यों होता है? इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा, डायफ्राम ऐसे स्ट्रेट रहता है, ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होगा तो वो भी रिलैक्स होगा, तो क्या हो जाएगा? उससे थोरेसिक वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा थोरेसिक का प्रेशर बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी बढ़ेगा। अब बोलोगे थोरेसिक कब बढ़ रहा है तो इंट्रा पल्मोनरी क्यों बढ़ रहा है? अरे भाई क्योंकि थोरेसिक में ही तो हमारा लंग्स है ना, और लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसको हम इंट्रा पल्मोनरी बोल रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल है। एक्सटर्नल के बारे में तो समझ गया कि हाँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमने ये लिया। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का खास नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसका रोल कब आता है? इसका रोल तब आता है जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं। मान लो योगा करते हैं, सांस जोर से खींचते हैं और जोर से छोड़ते हैं, तो उस केस में क्या यूज़ आता है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है और एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है, तो मैं अभी नीट को मेनली फोकस करके आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसा कि हमें मालूम है नॉर्मल ब्रीदिंग कितना होता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। चाहो तो आप देख लो 12 से 16 बार ही लेते हो पर मिनट, ठीक है। अब हम देखते हैं ये स्पायरोमीटर क्या है। ये एनसीईआरटी में स्पायरोमीटर क्या है? स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैलकुलेट करता है कि हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। स्पायरोमीटर क्या है? कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं। तो जब हम ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो उसमें कितना एयर इन्वॉल्व है उसी के वॉल्यूम को ये क्या करता है? कैलकुलेट करता है। कौन? स्पायरोमीटर। तो जब हमारे लंग्स से कोई प्रॉब्लम होती है ना, लंग्स में मान लिया हमें कोई प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि स्पायरोमीटर के थ्रू ही पल्मोनरी फंक्शन देखते हैं कि सब मसल सही से काम कर रहा है कि नहीं, या वॉल्यूम इनका सही है कि नहीं। तो वो किसकी वजह से पता कर पाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो स्पायरोमीटर। तो लिखा हुआ है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे टाइडल वॉल्यूम क्या होते हैं, इंटरनल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होते हैं, ये सब, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।